हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। विकास शब्द किससे बना है? डेवलपमेंट, यानी कि विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। विकास शब्द मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वृद्धि और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का एक ही उसमें प्रयोग किया जाता है एक ही अर्थ में, लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को इंगित करती है, ठीक है, और विकास संपूर्ण पक्षों को, शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी संपूर्ण जो परिवर्तन होता है वही हमारा विकास कहलाता है। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक, बताया था ना कि भाई गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार किए जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो प्रमुख कारक है, वंशानुक्रम और वातावरण। ये इनको हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपसे पूछे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो भी आएगा कि वंशानुक्रम और वातावरण। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये दोनों कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि इनकी बहुत महत्ता है। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल से कि भाई वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम यानी कि जो भी गुण या जो हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी गुण है, अवगुण है, जो भी हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? माता पिता और पूर्वजों की जो विशेषताएं हैं, यानी कि माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उन सब से जो विशेषताएं हमें जन्म या गर्भाधारण के समय ही मिल जाती है। ठीक है, यानी कि वो हमें कहाँ से मिल जाती है? गर्भाधारण के समय ही हमें उनसे यानी कि वंशानुगत प्राप्त हो जाती है। वो विशेषताएं, जो भी गुण अवगुण जो भी हमें मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? वंशानुक्रम से, गर्भाधारण के समय से या जन्म के समय से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम के जो नियम है ना, सिद्धांत है, उनमें एक प्रमुख सिद्धांत है बीजमैन का जनन द्रव्य का सिद्धांत। ठीक है, बीजमैन की जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि बीजमैन ने कहा है कि जिसमें मनुष्य का यानी कि मानव का निर्माण होता है वो जनन द्रव्य, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हमें हमारे पूर्वजों से यही तो वंशानुक्रम का प्रभाव है, इसी में ही तो कि भाई हमें ये जो जनन द्रव्य है कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। दूसरा है उपार्जित गुणों का असंचरण। ठीक है, उपार्जित गुणों का असंचरण क्या होता है कि भाई उपार्जित गुण यानी कि चूहों पे प्रयोग करके देखा गया। ठीक है, चूहों की पूंछ काट दी गई तो उनसे ये निष्कर्ष निकला कि जिन भी पूंछ कटे हुए चूहों से जिन भी चूहों ने जन्म लिया वो पूंछ वाले चूहे पैदा हुए, यानी कि उनसे कटी हुई पूंछ वाले पैदा नहीं हुए। यानी कि जो उपार्जित गुण था उनका असंचरण था, उनमें वो संचरण नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, यानी कि उपार्जित गुणों का संचरण होता है। ठीक है, उपार्जित गुणों का संचरण कैसे होता है? लेमार्क ने बताया कि लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया कि जिराफ जो था उसकी गर्दन छोटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे जिराफ ने अपनी मतलब की भूख मिटाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा उठा के पेड़ों को खाता था, तो जब वो अपनी गर्दन को उठा कर पेड़ों को खाता था तो क्या हो गई? उसकी गर्दन लंबी हो गई।
तो लंबी गर्दन वाले जिराफ से जिन भी जिराफों ने जन्म लिया तो वो ऑलरेडी लंबी गर्दन के पैदा हुए। तो ये हो गया उपार्जित गुणों के संचरण का नियम। नंबर 4, गाल्टन का बायोमेट्री या हम कहें कि जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। गाल्टन के जीव सांख्यिकी सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि बालक में जो गुण होते हैं ना, उनका संचरण केवल माता पिता से न होकर किससे होता है, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी। ठीक है, यानी कि हमें केवल माता पिता से ही गुण प्राप्त नहीं होते, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि कई बार देखा है आपने कि कोई बच्चा अपने मतलब कि माता पिता से नहीं मिलता है वो, लेकिन उसकी शक्ल किससे मिलती है, उसके दादा से मिलती है, दादी से मिलती है। कहते हैं ना कि भाई ये तो अपनी दादी पे गया है, ये तो अपनी नानी पे गया है। तो इसका वही कारण है कि वो केवल माता पिता से ही नहीं, किसी से भी उसको गुण प्राप्त हो सकते हैं, दादा दादी के अनुसार या फिर नाना नानी से उनके गुण मिलते हैं या फिर शक्ल मिलती है। ठीक है, 5th पॉइंट है मेंडल का सिद्धांत। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मेंडल ने मटर के दाने पर वो किया था, है ना, मटर के दाने, जैसे कि उसने मटर के दाने और सफ़ेद और काले चूहों पे भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो उन्होंने उसमें प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि भाई एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मान लो किसी माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी है कि चारों एक जैसे होंगे, नहीं, उनके कार्य करने की क्षमता, उनकी एक जैसी शक्ल भी नहीं होगी, एक से जैसी उनकी कोई मतलब कि हाइट, रंग, रूप, यानी कि किसी भी प्रकार से वो एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेंडल ने क्या सिद्धांत निकाला था कि मटर के दानों पर और सफ़ेद और काले चूहों पर प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि भाई एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये तो थे वंशानुक्रम के सिद्धांत। और अब वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम में क्या है कि 3 नियम दिए गए हैं वंशानुक्रम के, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, समानता का नियम कहता है कि भाई जैसे माता पिता होते हैं ना, तो संतान भी वैसी ही होती है। ठीक है, जैसे माता पिता वैसी ही संतान। भिन्नता का नियम कहता है कि जैसी माता पिता और उनसे भिन्न संतान। ठीक है, जैसे माता पिता होते हैं उनसे थोड़ा भिन्न होती है संतान। और प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जैसे माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान। आपने देखा होगा कि कई बार मतलब कि माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट माता पिता है, और उनके बच्चे कैसे, बिल्कुल डल, यानी कि बिल्कुल ही अनपढ़ आवारा टाइप के आप उन्हें कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल उल्टा उनके। ठीक है, तो यह है प्रत्यागमन का नियम। अब अपना दूसरा प्रमुख कारक क्या है, वातावरण। ठीक है, वातावरण को हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण या इन्वायरमेंट। पर्यावरण यानी कि परि प्लस आवरण। पर्यावरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर से, ठीक है, और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या हम कहें घेरने वाला। यानी कि बालक के चारों ओर, बालक को जो भी वातावरण घेरे हुए है, यानी कि उसमें उसके माता पिता, ठीक है, मित्र, दादा दादी, पत्र पत्रिकाएं, सिनेमा, यानी कि बच्चा जो भी उसके चारों ओर का जो भी आवरण है ना, वो ही क्या कहलाता है, पर्यावरण, जो बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, वातावरण के बालक, भाई वातावरण के अंदर ऐसा नहीं है कि वातावरण ही बच्चे को प्रभावित करता है, नहीं, बच्चा भी वातावरण को प्रभावित करता है। बच्चा क्या है, वातावरण, पर्यावरण के अंदर एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है। ठीक है, यानी कि भाई हम कहें कि जैसे बालक जो है ना, यानी कि बच्चे के सामने कोई समस्या आ गई और बच्चा क्या हो जाता है, हताश निराश हो जाता है। मान लो कोई परीक्षा दी और उसमें बच्चा असफल हो गया, नहीं, बच्चे को दूसरे और कई प्रकार से, या हम कहें कि अलग उसमें ना, उस किसी भी समस्या को देखकर ढेर नहीं होना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन कामयाबी उसे अवश्य ही मिलती है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा उसको जरूर प्रभावित करेगा, यानी कि एक ना एक दिन उसमें जरूर सक्सेस होगा, किसी भी परिस्थिति को झेल सकता है, समझ सकता है।
वातावरणीय कारकों में क्या होता है कि वातावरणीय कारकों में सबसे पहला कारक आता है पारिवारिक वातावरण। ठीक है, वातावरण में सबसे प्रमुख कारक है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में मान लो हम कहें कि आपने सुना होगा औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, एक होती है औपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो परिवार में कौन सी शिक्षा दी जाती है बच्चे को? अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा यानी कि कोई निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित शिक्षण विधियां होती है, उनके अनुसार जो शिक्षा दी जाती है बच्चे को वो कहलाती है औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा जिसमें न तो कोई निश्चित समय होगा, न कोई निश्चित स्थान है, न कोई निश्चित शिक्षण विधियां है, यानी कि बच्चे को खेलते खेलते या हम कहें कि मतलब किसी भी समय कुछ भी जो भी शिक्षा मिलती है वही अनौपचारिक शिक्षा में आती है। और अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? परिवार। और परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? माँ की। ठीक है, फ्रोबेल ने भी कहा है कि फ्रोबेल मोदे ने कहा है कि जो माताएं हैं वो क्या होती है? आदर्श अध्यापिकाएं होती है। और परिवार द्वारा जो शिक्षा दी जाती है बच्चे को वो अनौपचारिक और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो कैसी होती है? महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। ठीक है, पारिवारिक वातावरण में क्या होता है? देखो, पारिवारिक वातावरण में क्या होता है, यानी कि जो वातावरण का जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या आएगा? पारिवारिक वातावरण में परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो उसमें क्या होगा? बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होगी। ठीक है, उसको ठीक से खाना, ठीक है, उसको मतलब कि उचित समय पर उचित प्रकार से भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वो भी बच्चे को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट है माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन। आपने देखा होगा कि कई परिवारों में क्या होता है कि माता पिता का जो वैवाहिक जीवन होता है वो संतोषजनक नहीं होता है, यानी कि उनमें आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है। यानी कि भाई माता पिता का झगड़ा हो जाए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी घरों में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना झगड़ा हो जाए कि मतलब कि बीच में बच्चा खड़ा है, माता के पास जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, पिता के पास जाए तो भगा दिया जाता है, यानी कि उनमें कभी भी बनती ही नहीं है। तो इसका शिकार कौन होगा? बच्चा। झेलना किसको पड़ेगा? बच्चे को झेलना पड़ेगा। मान लो माता पिता की लड़ाई झगड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद वो आपस में बोलने लगे, मुस्कुराने लगे, तो इसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब स्थिति इतनी बिगड़ जाए तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक भी इसमें पिछड़ सकता है। ठीक है, उसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। कई घरों में आपने देखा है कि माता पिता बच्चों के साथ इतना पक्षपात करते हैं। ठीक है, लड़का लड़की में पक्षपात करते हैं, लड़के को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती है जबकि लड़कियों को नहीं दी जाती। आजकल तो ऐसा नहीं है, फिर भी अपन मान के चलते हैं कि कई घरों में अब भी ऐसा है। ठीक है, या फिर कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो उसको तो कहेंगे कि भाई आजा तू, तो ये समझो कि आज तू तो हलवा खा ले भाई, बादाम का हलवा बनाया है तेरे लिए। और जो नहीं पढ़ता है उसे कि भाई तू क्या करेगा खा के, तू तो रहने दे। यानी कि इस प्रकार से बच्चों के साथ क्या किया जाता है? पक्षपात। तो इस पक्षपात का भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है अत्यधिक ममता व लाड प्यार। कई घरों में आपने देखा है कि बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है, किसी प्रकार का उनके साथ मतलब कि कोई दूसरा बच्चा अगर हाथ भी लगा दे तो नहीं नहीं नहीं, या बच्चा रेत में खेल रहा है तो उसको रेत में भी नहीं खेलने देते। नो बेबी डस्ट, डोंट टच द डस्ट, है ना, इस प्रकार से। अरे नहीं भाई, बच्चे को डस्ट में खेलने दीजिए। पहले आप देखते थे कि बच्चे खूब रेत में खेलते थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो बच्चे मिट्टी में नहीं खेलेंगे तो उनको क्या हो जाएगा? उनमें कमी पाई जाती है बच्चे के अंदर, उनमें मतलब कि अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे डस्ट में नहीं खेलते ना, अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपका मतलब कि जो पूरा घर जो है ना पक्का बना हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए ना एक छोटा सा कोना अलग से
बना देना चाहिए जिसमें मिट्टी हो और बच्चा मिट्टी के साथ खेल सके। अगर बच्चा मिट्टी के साथ नहीं खेलेगा तो वो धीरे धीरे अस्थमा का शिकार हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को इतना लाड़ प्यार, यानी कि कई बार देखा कई घरों में बच्चे को एसी में ही रखते हैं, मतलब कि बाहर निकलने ही दे देते हैं। तो नहीं, बच्चा कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, कहीं भी मतलब वो कहीं भी जाएगा कहीं भी, तो उसमें मतलब कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इतना लाड़ प्यार नहीं, अगर बच्चे को लाड़ प्यार देना है तो मतलब कि ऐसा दो कि वो हर परिस्थिति में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके, काबिल हो बच्चा। ठीक है, अगला पॉइंट है कठोर नियंत्रण में अनुशासन। कई घरों में बच्चों को आपने देखा कठोर नियंत्रण में रखा जाता है कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। ठीक है, तो ये जो कठोर नियंत्रण जो होता है ना, उससे भी बच्चे का जो विकास होता है वो प्रभावित हो जाता है। बच्चा सोचता है कि ये क्या भैया जी, हर पर बोलने से पहले भी सोचता है कि कहीं ये ना कह दिया जाए कि भैया ऐसे मत बोलो, ऐसे मत देखो, है ना। हर एक प्रकार से यानी कि बच्चे के ऊपर नियंत्रण होता है। अगला पॉइंट है जन्म कर्म। जन्म कर्म का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। मैंने बताया था कि पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, पहले बच्चे की अपेक्षा जो दूसरा बच्चा है ना, उसका विकास तीव्र गति से होगा, क्योंकि दूसरे बच्चे के पास पहला बच्चा है, वो उसको देखकर सुनकर उसका अनुकरण द्वारा यानी कि शीघ्र ही किसी भी काम को जल्दी से सीख जाता है। तीसरा, ये तो दो मतलब इसके वातावरण में तीसरा प्रमुख कारक है विद्यालयी वातावरण। विद्यालय, अब तो आपने पढ़ा था ना पारिवारिक वातावरण, अब है विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण में क्या है, विद्यालय का भौतिक वातावरण, जिसमें अपन कहते हैं कि भाई विद्यालय में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था है या नहीं है, बैठने का उचित प्रकार से फर्नीचर, है ना, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, यानी कि सभी प्रकार की उचित व्यवस्था विद्यालय के अंदर है या नहीं है। दूसरा है शिक्षक का व्यवहार व कुशलता। शिक्षक का व्यवहार व कुशलता यानी कि स्कूल के अंदर मुख्य भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है। तो शिक्षक को व्यवहार कुशल होना चाहिए बच्चे के साथ, यानी कि किसी प्रकार की मतलब कि वो नहीं करनी चाहिए। कुशल क्या होता है, यानी कि कुशलता क्या होती है कि यानी कि बच्चे की रुचि के अनुसार जो शिक्षक पढ़ाता है, यानी कि बालक के मानसिक लेवल के अनुसार बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि कई टीचर आपने देखा है कि अपने ही मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। नहीं, बच्चे को उसकी मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। और बच्चे जो शिक्षक का व्यवहार है वो बच्चों के प्रति अच्छा होना चाहिए। अनुचित शिक्षण विधियाँ, कई विद्यालयों में क्या होता है कि जो शिक्षण विधियाँ होती है वो अनुचित होती है। उचित शिक्षण विधियों के द्वारा ही बच्चे को आसानी से किसी भी अधिगम को आसानी से सिखाया जा सकता है। अगला है शिक्षक द्वारा बालक की खुली निंदा। कई शिक्षक आपने देखा है क्लास में ना बच्चों की मतलब कि निंदा करते हैं, खुली निंदा। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में बैठा बैठा झपकी ले रहा है, ठीक है, सो गया मान लो, तो हमें मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है कि भाई उस बच्चे को टोका जाए, है ना। लेकिन ये नहीं कि सभी बच्चों के सामने उसकी निंदा की जाए, इससे बच्चा इंसल्ट महसूस करता है। ठीक है, यानी कि सब बच्चों के सामने जब हम किसी मान लो उसको डांटेंगे, कुछ कहेंगे, भला बुरा कहेंगे, तो बच्चा इंसल्ट महसूस करता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इंसल्ट महसूस करते हैं, आपने देखा है। तो यानी कि बच्चे की खुली निंदा न करें, उसे समझाएं, बताएं उसे। अगला पॉइंट है शिक्षक द्वारा बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना। कई शिक्षक कैसे होते हैं कि मान लो बच्चा क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे डांट के बैठा दिया जाता है कि तू तो है ही समस्यात्मक, तेरी समस्याएं चलती रहती है ना। इस प्रकार से उसे समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना कर दी जाती है, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये जो शिक्षक का ये इस प्रकार का जो व्यवहार है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगला कारक है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ठीक है, पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, और अगला है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में क्या क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए आस पड़ोस, है ना, कि भाई अपना आस पड़ोस कैसा है। आपने देखा है ना कि जब भी हम मकान बनाते हैं या कहीं भी कोई मान लो कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पहले उसके आसपास देखते हैं कि भाई आस पड़ोस कैसा है यहाँ का। कई घरों के बाहर लिखा रहता है शांति भवन, है ना, और अंदर क्या चलती रहती है, अशांति।
चीखना चिल्लाना लगा रहता है, ठीक है। तो यानी कि बच्चे का जो आस पड़ोस है उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा आस पड़ोस होगा वैसा ही बच्चे पे धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। मित्र एवं साथी, यानी कि बच्चे के मित्र कैसे हैं, माता पिता को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चा जिन मित्रों के साथ, यानी कि जैसे कैसे उसके दोस्त कैसे हैं, उनके बारे में माता पिता को पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिनेमा का प्रभाव भी पड़ता है। रीति रिवाज, जो प्राचीन रीति रिवाज है वो जकड़े रहते हैं बच्चे को। अंधविश्वास, आपने देखा है कि भाई कई मतलब समाज में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के प्रति अंधविश्वास होता है लड़कियों के प्रति, कि भाई अगर हम लड़कियों को यानी कि भाई लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, अगर ज़्यादा पढ़ लेंगी तो वो घर का काम काज भूल जाएंगी। इस प्रकार के अंधविश्वास है। जो बच्चे यानी कि ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं उनके पंखों को काट दिया जाता है अंधविश्वासों के द्वारा समाज में। खान पान व रहन सहन, खान पान का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। रहन सहन का भी पड़ता है। पहनावा, कि वो कैसे, आजकल आप देखा पाश्चात्य पहनावा है, उसका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है ना। खान पान का प्रभाव कैसे पड़ता है, मान लो कि हमें मतलब कि ज़्यादा मतलब ऐसा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, है ना, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। अगर हम वैसा खाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक, इसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अगला है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण में क्या होते हैं, जलवायु। भौगोलिक वातावरण में जलवायु की बात की जाती है। कई बार मतलब कि आपने देखा है कि जो जिन प्रदेशों की जलवायु ठंडी होती है ना, वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनका रंग अक्सर गोरा होता है, फुर्तीले होते हैं वो, ठीक है, किसी भी कार्य को करने में एक्टिव रहते हैं। और जिन प्रदेशों की जलवायु गर्म होती है तो उनका रंग कैसा होता है, काला होता है, सुस्त होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं, आलसी होते हैं। तो यानी कि जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा, ये आपने विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हैं, ठीक है। उनको भैया आप पढ़ते रहा करो, धीरे धीरे याद करते रहा करो, नोट्स बनाते रहो। अगला पॉइंट हम, ये आज अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल का टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके, बाय।